आप सभी का नमस्कार। 12वीं पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका दोबारा से स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की हम कक्षा में अध्ययन करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है। ठीक है ना। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनका हमारे लिए क्या महत्व है, मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक हैं और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल करना क्यों आवश्यक थे। ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेकर हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य क्या हैं और भारतीय नागरिकों को यह क्यों प्रदान किए गए हैं और हमें इनका क्यों पालन करना चाहिए। आइए, सबसे पहले हमारा बिंदु है, आपको दिखा होगा बोर्ड के ऊपर, मूल कर्तव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, फंडामेंटल यानी मूल कर्तव्य। ठीक है ना। तो हमारे ये बेसिक कर्तव्य हैं यानी मूल कर्तव्य हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे कि 42वें संशोधन 1976 यानी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश में, और कब हुआ था? 1976 में। तब भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए थे। यानी हमारे देश के नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे और ये 10 मूल कर्तव्य नागरिकों को इसलिए दिए गए थे ताकि नागरिक अपने इन मूल कर्तव्यों का पालन करके न केवल अपने राष्ट्र, समाज और स्वयं के कर्तव्यों का पालन करे, राष्ट्र के हितों और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे। इन सभी चीजों को आधार मानते हुए ये 10 मूल कर्तव्य देश के नागरिकों को दिए थे, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 4 क, अब यहां पे यह बताया जा रहा है कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अंदर हमारे देश के सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है संविधान के भाग 4 क, अब यहाँ पे भाग 4 और भाग 4 के अंदर भाग 4 क की बात हो रही है। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारा मूल संविधान है देश की आजादी के बाद, उस मूल संविधान के अंदर कुल मिला के 22 भाग थे। ठीक है ना। और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां बाद में बढ़कर 10 हो गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। और जो अनुच्छेद थे वो 395 से बढ़कर वर्तमान में 448 हो गए। और हमारे जो 22 भाग थे मूल संविधान में वो बढ़कर वर्तमान में 25 भाग हो गए। यानी हम बात करें कि मूल संविधान में पहले 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में आज की बात करें तो 22 भाग की जगह 25 भाग, 395 अनुच्छेद की जगह 448 अनुच्छेद और जो 8 अनुसूचियां थी उसकी जगह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। फिर भी हम जब भी मूल संविधान की बात करते हैं तो हम 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान का भाग 4 यानी टोटल 25 भाग है, उसमें से भाग 4 और भाग 4 का क, उसमें क्या लिखा है। तो संविधान के भाग 4 क को संविधान में जोड़ा गया और जब संविधान के अंदर भाग 4 क को जोड़ा गया तो उसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि भारतीय नागरिकों को जो मूल कर्तव्य दिए जा रहे हैं, 10 मूल कर्तव्य, उनका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया। हम जानते हैं कि जब भी हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है
तो एक छोटा प्रश्न बनता है कि संविधान के कौन से भाग में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो हमारा उत्तर है संविधान के भाग 4 क में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। 86वें संविधान संशोधन। जब हमारे देश के संविधान में 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 2002 में, यानी उसका समय था 2002 में, जब ये संशोधन 2002 में हुआ तो 11वां मूल कर्तव्य, यानी पहले 10 मूल कर्तव्य थे, फिर उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य की। तो ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था जो हमारे संविधान में जोड़ा गया? यानी पहले 10 थे, फिर उसमें 11वां और जोड़ा गया। तो यह जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया कि जिन बालकों की आयु 6 से 14 वर्ष है, उन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा जो छोटे बच्चों को दी जाती है, जिसमें लिखना पढ़ना बोलना बच्चों को आना चाहिए। तो उसकी उम्र थी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का और अभिभावक का और समाज का कर्तव्य होगा। और यह शिक्षा प्राप्त करने से उन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता है, न प्रतिबंध कर सकता है। यानी यह एक प्रकार से मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल किया गया और यह 11वां मूल कर्तव्य है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और यह 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था 86वें संशोधन 2002 के तहत। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था जो मैंने अभी आपको बताया, और यह कब जोड़ा गया था? 86वें संशोधन 2002 के तहत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो बिंदु में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो ये मूल कर्तव्य हैं उसमें से कौन सा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया पहला मूल कर्तव्य है। तो हम यहां से शुरू करेंगे कि नागरिकों को कौन सा पहला मूल कर्तव्य दिया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान का पालन करने के लिए। ये किसके लिए बात हो रही है? भारतीय नागरिकों के लिए, कि भारत के नागरिकों को संविधान का पालन करने के लिए आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। यानी हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते अगर हमें संविधान का पालन करना है, अगर हम समझते हैं कि हमें संविधान का सच्चे मन से पालन करना है, तो हमें क्या करना होगा? संविधान की जो अच्छी बातें हैं, जो नियम कानून हैं, हमें उन्हें आदर्शों के रूप में स्वीकार करना होगा और उनका पालन करना होगा। जो संस्थाएं हैं, यानी हमारी संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है ना, शासन को चलाने वाली संवैधानिक संस्थाएं जैसे संसद है, कार्यपालिकाएं, न्यायपालिकाएं, हम उनके हर बातों को मानते हैं, उनके बनाए नियम कानूनों को मानते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी संस्था हैं जिनकी बातों को हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें हमारे राष्ट्र का और भारतीय नागरिकों का और समाज का हित है, ठीक है ना, इसलिए हम उन बातों को मानते हैं। तो हमें संस्थाओं का भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और राष्ट्र ध्वज, हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसके जो नियम है, ठीक है ना, उसके प्रति जो हमारा सम्मान है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और हमारा राष्ट्रगान, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, जो जन गण मन है, जो हम अपने देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के समय इस राष्ट्रगान को हम गाते हैं। और राष्ट्रगान हमारे देश का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है और हमारे भारतीयता का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रगान का हम सभी सम्मान करते हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगान के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते यह पहला कर्तव्य है कि हम संविधान के अंदर आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी का आदर करें, इनका सम्मान करें और उनके निर्देशों, उनकी बातों, उनके कानूनों का पालन करें। ठीक है।
इसके बाद अब हमारे यहाँ पे दूसरा बिंदु है। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं कि कौन सा मूल कर्तव्य नागरिकों को सौंपा गया है, यानी दूसरा मूल कर्तव्य। तो दूसरे नंबर पे है स्वतंत्रता के लिए, यानी स्वतंत्रता से तात्पर्य है आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को। हम जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए और देश की आजादी के बाद में भी हमारे देश के विकास के लिए या समाज के हित के लिए भी आंदोलन होते रहते हैं, ठीक है ना। और मूल रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब हम समझते हैं देश की आजादी के लिए किए जाने वाले आंदोलन। तो यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए यानी आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी भारतीय नागरिकों के मन में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक प्रेरणा पैदा करने के लिए, एक उत्साह पैदा करने के लिए हमें हमेशा अपने मन में उच्च आदर्शों और हृदय में संजोए और उसका पालन करें। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, अपने देश के नागरिकों की आजादी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे देश की आजादी के लिए हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन किए हैं, उन राष्ट्रीय आंदोलन का हमें सम्मान करना है और हमेशा हमें उन आंदोलन का सम्मान करते हुए हमें उनके प्रति आदर की भावना रखनी है और हृदय में उसे हमेशा संजोए रखना है कि किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, तो उसके प्रति सम्मान की भावना हमें रखनी है और उसे अपने हृदय में हमेशा संजोए रखना है और उसका सम्मान करना है और उससे हमें कुछ सीखना है और हमेशा राष्ट्र के प्रति हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो ये जो दूसरा मूल कर्तव्य है हमें यह आदर्श सिखाता है। तीसरा जो है भारत की प्रभुता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रभुता, यानी किसकी? भारत की। प्रभुता से मतलब है संप्रभुता, यानी अगर हम इसको सरल अर्थ में समझे तो प्रभुता से तात्पर्य है कि ऐसा देश, यानी हमारा भारत देश ऐसा हो जो देश के अंदर और देश के बाहर, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हो, अपने राष्ट्र के विकास और हित में कार्य करने में सक्षम हो, उसके लिए उसे किसी और से अनुमति लेने की आवश्यकता ना हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत कैसा होना चाहिए? प्रभुत्वशाली, यानी भारत की प्रभुता ही भारत की वास्तविक शक्ति है। और यह प्रभुता हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे संविधान से, क्योंकि हमने संविधान के अंदर सारे नियम कानून बनाए हैं और संविधान को सारी शक्तियां प्रदान की हैं और उसी के अनुसार हम अपना राष्ट्र चलाते हैं और देश के सभी नागरिक जो हैं उसके नियम कानून का पालन करते हैं। तो भारत की प्रभुता से तात्पर्य सीधा सा है कि ऐसा देश जो प्रभुत्वशाली हो या एक प्रकार से संप्रभुत्वशाली हो, जो राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्र के विकास के लिए निर्णय ले सके, कार्य कर सके, बिना किसी की अनुमति लिए स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सके, सक्षम हो, ठीक है ना। ऐसे भारत देश को हम क्या कहते हैं? भारत की प्रभुता, ठीक है ना। तो हमें भारत की इसी प्रभुता और भारत की दूसरी है एकता, हमें भारत की एकता का भी ध्यान रखना है। हम भारत की एकता का तभी ध्यान रख पाएंगे जब हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग इन सभी से ऊपर उठकर भारत की एकता के बारे में सोचेंगे। हम सभी ये सोचेंगे कि हम सभी भाई बहन हैं और हम सब देश के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं, तभी भारत की एकता के बारे में हम सोच सकते हैं और भारत में एकता स्थापित कर सकते हैं। तो यह कहता है कि भारत की प्रभुता के बारे में हमें सोचना होगा, भारत की एकता के बारे में सोचना होगा। और दूसरा है अखंडता, यानी अखंडता से तात्पर्य है कि भारत हमेशा एक है। भारत जो है वो भारत के जो जितने भी राज्य हैं वो सब अलग अलग नहीं है, भारत सभी राज्यों को मिलाकर एक अखंड राष्ट्र है। भारत के अंदर रहने वाले सभी धर्मों, जाति, भाषा के लोग सभी एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए हमें भारत को खंडित रूप में नहीं बल्कि भारत को अखंडित रूप में एक मानना है और भारत को हमेशा एक बनाए रखना है। और वो तभी हो सकता है जब हम भाषा, धर्म, जाति, लिंग और जो दूसरे हमारे
धर्म के आधार पर या अन्य आधार पे हम जो भेदभाव करते हैं या आर्थिक आधार पे हम भेदभाव करते हैं, उन सभी को हमें दूर करना होगा और अखंड भारत के लिए हमें अपनी पहचान एक भारतीय नागरिक के रूप में बनानी होगी और हमें राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, न कि अपने स्वार्थ के बारे में। और जब हम राष्ट्र के विकास के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे और हम सभी स्वयं को भारतीय नागरिक मानेंगे, तभी हम हमारे देश को एक अखंड भारत बना सकते हैं। और हमारा देश अखंड भारत है, बस हमें इसे हमेशा बनाए रखना है और हमेशा अपने राष्ट्र को एकता और अखंडता के रूप में बांधे रखना है। तो यही हमें यहाँ पे सिखाता है। इसलिए यह बिंदु कहता है कि भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखे, यानी हमेशा बनाए रखे। यह भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। इसके बाद हमारा चौथा मूल कर्तव्य जो नागरिकों को दिया गया है, देश की रक्षा करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे। लेकिन हम क्या समझते हैं कि देश की रक्षा करने का कार्य सिर्फ हमारी सेना का है। हमारी सेना तो भारत की सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की रक्षा करती है, लेकिन देश की रक्षा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं, बल्कि हमें देश के अंदर भी हमें देश की रक्षा करनी है। देश के अंदर, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, हमको एक प्रकार से उन्हें दूर करना है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर करना है। तो देश की रक्षा हम कर सकते हैं समाज की बुराइयों को दूर करके, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके, और एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें सब समान हो। ठीक है ना। तो हम देश की रक्षा करें, देश का सम्मान करें। और आह्वान करने पर, आह्वान का मतलब है कि जब भी हमारा देश हमें पुकारता है, या हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता है, हम कौन? भारत के नागरिक। तो जब भी भारत के नागरिकों की देश को आवश्यकता पड़े तो आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी हमें अपने देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें, और इस कार्य में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हम अपने भारतीय नागरिक होने का अगर मूल कर्तव्य निभा लें तो एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा है। ठीक है ना। हम समाज के विकास के लिए काम करें, हम देश के विकास के लिए काम करें, हम कोई अपने पद पर या अपने स्थान पर रहकर हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे समाज और राष्ट्र का विकास हो सके, तो एक प्रकार से देश की सेवा ही कहलाएगी, देश की हम रक्षा करेंगे। ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा मूल कर्तव्य जो भारतीय नागरिकों को दिया गया है, भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनमें समरसता, समरसता यानी सभी के प्रति प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, जिसका मतलब है कि सबके प्रति भाईचारे और प्रेम का भाव होना चाहिए। सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी का सम्मान करें, इसलिए हमें समरसता का भाव रखना चाहिए। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, यानी कि हम सभी एक समान हैं, हम सभी भारतीय नागरिक एक समान हैं, हमारी पहचान भारतीय नागरिक की है और हम सब आपस में भाई हैं। हम धर्म, भाषा, जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव ना करें और हम सभी एक दूसरे को अपना भाई माने, यानी समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारे का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह कहता है कि भारत के सभी लोगों यानी सभी नागरिकों में समरसता का भाव हो, समान भ्रातृत्व का भाव हो, समान भाईचारे का भाव हो, और इसका हमें निरंतर अपने मन में उसका निर्माण करना चाहिए और हमेशा इसका पालन करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आगे जो लाइन है वो हमें बताती है कि धर्म, भाषा, प्रदेश, प्रदेश का मतलब हमारे देश के अलग अलग राज्य, तो धर्म, फिर भाषा, भाषा हमारे देश में अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और प्रदेश यानी राज्य, या इसके अलावा वर्ग आधारित, वर्ग से तात्पर्य है कि हम कह सकते हैं कि आप कौन से वर्ग से, जैसे SC, ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC वर्ग, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग। ठीक है ना। तो हमें वर्ग पर आधारित
अपनी भावनाओं से परे, यानी कि हमें इन सब भावनाओं को छोड़ना है। हमें धर्म के आधार पे नहीं सोचना है, हमें भाषा के आधार पे नहीं सोचना है, हमें प्रदेश या राज्य के आधार पे नहीं सोचना है कि ये गुजराती है, मैं राजस्थानी हूँ, ऐसा हमें नहीं सोचना है। या हमें वर्ग पर आधारित कि वो SC ST का है, मैं OBC हूँ, या वो जनरल है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें इन सब से परे, यानी इन सब को छोड़कर या इनसे ऊपर उठकर हमें प्रथाओं का त्याग करना है। यानी ये सब हमारे देश की बुरी प्रथाएं कि हम हमेशा क्या करते हैं, धर्म, भाषा या प्रदेश, वर्ग पे आधारित या जाति पर आधारित क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के साथ में भेदभाव करते हैं। तो हमें इन सभी प्रथाओं का त्याग करना है, इनको छोड़ना है। और इनको छोड़कर हमें क्या करना है, हमें इन सबसे ऊपर उठकर आपस में भाईचारे का भाव रखना है और एक दूसरे का सम्मान करना है। स्त्रियों का भी हम सम्मान करें, ठीक है ना। और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। और हमें समाज के अंदर स्त्रियों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम पुरुषों का करते हैं, या हम स्वयं के प्रति महसूस करते हैं कि हमारा इतना सम्मान हो, उतना ही हमें स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि किस प्रकार हमें समरसता, समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारा की भावना हमारे मन में हो। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पे हम भावना से परे होकर, यानी इन सभी भावनाओं को छोड़कर हम प्रथाओं का त्याग करें। और जो स्त्रियां हैं उनके सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो स्त्रियों का सम्मान न करते हो, हमें उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आज हमने अपनी कक्षा के अंदर इन 5 मूल कर्तव्यों को हमने देखा और समझा कि यह 5 मूल कर्तव्य जो हैं भारतीय नागरिकों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे के जो मूल कर्तव्य हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।